मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में जिसका ज्योतिष जगत में बड़ी ही चर्चा होती है। भय का वातावरण बना देता है अगर कुंडली में नकारात्मक भाव में बैठ गया तो। जिस ग्रह के साथ बैठेगा एक अलग प्रकार के योग का निर्माण कर देगा। सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य ग्रहण योग, चंद्र के साथ बैठेगा तो चंद्र ग्रहण योग, मंगल के साथ बैठेगा अंगारक योग, बुध के साथ बैठेगा जड़त्व योग, जड़त्व योग, बृहस्पति के साथ बैठ गया गुरु चांडाल योग, शुक्र के साथ बैठ गया लंपट योग और शनि के साथ बैठ गया तो मांदी योग बना दिया। तरह तरह का योग बहरूपिया के तरह कार्य करता है। प्रत्येक भाव में अलग फल, जिस भाव में बैठा जिस राशि में बैठा उसके अनुकूल फल, और सर्वाधिक भावों पर दृष्टि संबंध स्थापित करने वाला ग्रह के रूप में जाना जाता है राहु। राहु को अगर हम एक शब्द में बोलें, एक सामान्य भाषा में बोलें तो जो 9 ग्रह हैं उसमें ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। अच्छे योग में बैठ गया तो बहुत तेज से आगे बढ़ाएगा, लेकिन अगर गड़बड़ स्थिति में बैठा और गलत योग बना करके बैठ गया तो स्थितियां बड़ी भयावह हो जाती है। काल सर्पदोष, सर्पदोष, ये सारे योगों का जन्मदाता भी राहु ही है, केतु ही है। आज हम बात करेंगे इनके परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। तो हम राशियों के अनुसार, लग्नों के अनुसार देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि इनके कारकत्वों को समझें हम, इनके प्रभावों को समझें हम, इनको शांत हम कैसे करेंगे इसको समझ लें, तभी तो हम एक अलग तरीके के प्रभाव को समझ पाएंगे, एक अलग तरीके का विश्लेषण कर पाएंगे। नहीं तो नुकसान होता रहेगा और हम समझ भी नहीं पाएंगे कि नुकसान कहां से हो रहा है, तनाव कहां से उत्पन्न हो रहा है। सितंबर महीने में 23 तारीख को दिन बुधवार को दिन में 12:24 पर आश्विन, अधिक आश्विन की बात हो रही है, अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को दिन में 12:24 के बाद से इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। राहु का और केतु का, दोनों का एक साथ परिवर्तन हो रहा है। यह भी एक अलग बात है। इन दो ग्रहों के साथ एक ही साथ दोनों का राशि परिवर्तन होता है और वक्री गति से होता है। अभी पिछले 18 महीने तक यह बुध की राशि में, अर्थात राहु बुध की राशि में और केतु धनु की राशि में गोचरीय संचरण कर रहे थे। खूब परेशान हुए लोग, किसी के लिए सकारात्मक तो किसी के लिए नकारात्मक रहा। अब ये परिवर्तित होकर जा कहां रहे हैं, तो राहु जा रहे हैं वृष राशि में, केतु जा रहे हैं वृश्चिक राशि में। राहु जा रहे हैं स्थिर राशि है, स्थिर राशि वृष है और पृथ्वी तत्व की राशि है। वहीं केतु जा रहे हैं स्थिर राशि में, लेकिन जल तत्व की राशि है। यानी पृथ्वी और जल तत्व दोनों प्रभावी होंगे, दोनों प्रभावित होंगे इस ग्रही परिवर्तन के साथ ही। अर्थात पृथ्वी और समुद्र दोनों प्रभावित होंगे इस परिवर्तन के साथ ही। भारतीय दृष्टिकोण से कैसा प्रभाव स्थापित करेंगे, विश्व की दृष्टि से कैसा प्रभाव स्थापित करेंगे और राशियों के अनुसार कैसे प्रभाव स्थापित करेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम राहु के समग्र जो कारकत्व हैं उसकी बात करेंगे और भारतीय दृष्टिकोण से क्या प्रभाव स्थापित करेंगे और कब तक यहां पर रह करके प्रभावित करेंगे, इसको भी जानेंगे।
तो सबसे पहले ये जान लें कि कब तक रहेंगे। तो ये रहेंगे 12 अप्रैल 2022 तक, 18 महीने रहेंगे इस राशि में। दोनों ग्रह एक साथ रहेंगे 18 महीने। अब इन दोनों के कारकत्वों की भी बात कर लें हम। दोनों के कारकत्व कौन कौन से हैं, इसको भी जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि प्रभाव क्या रहेगा। छत्र, देश की समृद्धि भी राहु के अंतर्गत आती है। कितना विस्तार होगा, राष्ट्र की विस्तारवादी नीति कैसी होगी, यह भी राहु के अधीन है। अपवित्रता, अगर गलत भावों में बैठ गया तो उस भाव में अपवित्रता ला देगा, उसके दुष्प्रभाव को बढ़ा देगा। व्यक्ति झूठ बोलता है, यदि उसकी कुंडली में गलत जगह पर बैठ गया, द्वितीय भाव में बैठ गया, तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति में वृद्धि करना भी राहु के अधीन ही है। वात कफ का रोग भी प्रदान करते हैं। गैस्ट्रिक की समस्या भी राहु ही प्रदान करते हैं। चक्कर जो आता है, कहते हैं लोग कि हमको चक्कर आ गया, सर घूम गया, यह बीमारी भी राहु के अधीन है। तंत्र मंत्र यंत्र सबके जन्मदाता राहु महाराज, केतु महाराज ही हैं। काला बाजार, जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि जब राहु प्रभावी होगा, जिस भी व्यक्ति का राहु प्रभावी होगा, वह व्यक्ति कालाबाजारी से अच्छा पैसा कमाता है। तो काला बाजार भी इन्हीं के कारकत्व में है। आकस्मिक प्राकृतिक दुर्घटनाएं, यह भी राहु के अधीन ही हैं। सन्निपात का जो रोग होता है वह भी राहु के अधीन है। सिंह वाले पशु, यानी पशुओं का जो सिंह होता है, वह भी राहु का क्षेत्र है। भिक्षावृत्ति, जो भीख मांगते हैं लोग, अब समझ जाइए कि राहु यदि पीड़ित है कुंडली में तो भीख तक मंगवाता है। अब भीख कई प्रकार का होता है, इसको समझ लीजिएगा। बड़े लोग भी भीख मांगते हैं और छोटे लोग भी भीख मांगते हैं। यानी भिक्षावृत्ति का जो कार्य करने पर मजबूर करता है, किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर करता है, वह ग्रह भी राहु ही है। दिखावा, जो व्यक्ति आडंबर करता है, दिखावा करता है, ओरिजिनलिटी को छुपाता है, यह भी राहु के ही कारकत्व में आता है। जो भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करते हैं, यदि उनकी कुंडली में राहु मजबूत है तो एक बल प्रदान करता है, भविष्यवाणी करने की क्षमता भी देता है और भविष्यवाणी को सत्य भी कराता है। यदि राहु की प्लेसिंग अच्छी है कुंडली में तो पेट का रोग, पैर में चोट, शरीर में घाव, राहु के अधीन है। प्रसिद्धि राहु के अधीन है। राहु बेहतरीन जगह प्लेसिंग हो गई तो प्रसिद्धि अपने देश से बाहर, विदेश में, संसार में फैल जाती है। साथ ही जेल, पर्यटन, हड्डी का रोग, ये सभी कारकत्व राहु के ही हैं। एक और बात करते हैं, शिव जी की उपासना और मां दुर्गा की उपासना के कारक भी राहु महाराज ही हैं। यदि हम इनकी उपासना करते हैं तो राहु के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। सर्वाधिक दृष्टि शनि और राहु की मानी जाती है, लेकिन उन लोगों से भी ज्यादा, उन 2 ग्रहों से भी ज्यादा अगर किसी को दृष्टि प्रदान है, प्राप्त है, तो वह राहु है, केतु है। 4 दृष्टियां हैं जो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, पंचम, सप्तम, नवम और द्वादश। इसका मतलब नैसर्गिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो संतान भाव, दांपत्य भाव, भाग्य भाव और व्यय भाव को देखते हैं। तो समझिए कितने महत्वपूर्ण भागों पर इनकी दृष्टि है। और अगर नकारात्मक दृष्टि हो गई तो सारे जो शुभ योग हैं सबका समापन कर देते हैं अपने प्रभाव से। इसलिए इनके संदर्भ में जानना बेहद जरूरी है। इतना आसान ग्रह नहीं है और सबका प्रभाव तो बाद में दिखता है, इनका प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है। मेरा जो व्यक्तिगत आकलन रहा है इनके संदर्भ में वह यही रहा है कि राहु यदि देंगे तो कब कितना बड़ा आदमी बना दें
इसकी भी कोई सीमा नहीं। और जब लेते हैं तो कितना जल्दी कितना छोटा आदमी बना दें, इसकी भी कोई सीमा नहीं। इसलिए राहु की उपासना, राहु की पूजा, राहु की शांति कैसे हो, कैसे ये अपने दुष्प्रभाव को समाप्त करेंगे, इसको जानना बेहद जरूरी है। यह वीडियो थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं, लेकिन इसलिए कर रहा हूं कि आप स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लें, इस ग्रह के बारे में समझ लें। क्योंकि सर्प दोष, सर्प योग, काल सर्प योग, ये सारे योगों के निर्माता भी राहु केतु ही हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इनके संदर्भ में जानना। अब बात करते हैं कि इनके अधिपति देवता कौन है। तो इनके अधिदेवता हैं काल। हम जैसा कि नाम से भी जान रहे हैं कि इनके अधिदेवता काल है और अधिपति सर्प हैं। यानी अधिदेवता काल और प्रत्यधिदेवता यानी प्रत्यधिदेवता है सर्प। अन्न में गेहूं, प्रिय पशु अश्व, वस्त्र में दोरंगा, प्रिय रंग काला, आहुति जो आहुति हम प्रदान करते हैं तिल, प्रिय दिशा नैऋत्य, अधिष्ठाता देवता इनके जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं और केतु के चित्रगुप्त हैं। केतु के चित्रगुप्त हैं और प्रिय वस्तु तिल है केतु का भी, वस्त्र कंबल है, दोरंगा कंबल केतु का भी है और दान तेल का है और वायव्य के स्वामी होते हैं केतु। यानी इन दोनों ग्रहों की जो दिशाएं हैं और प्रिय वस्तुएं हैं और अधिदेवता और अधिपति देवता और स्वामी अधिष्ठाता देवता, ये इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब हम यह बात करेंगे कि राहु के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे राष्ट्र पर। देखिए, दोनों स्थिर राशियां हैं। राहु भी स्थिर राशि में लेकिन पृथ्वी तत्व में, केतु स्थिर राशि है लेकिन जल तत्व की राशि है। इनका परिवर्तन हो रहा है। राहु वृष लग्न में हर्ष स्थिति में होते हैं, प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए नकारात्मक फल प्रदायक कम होते हैं, रिजल्ट देते हैं सकारात्मक। कहीं कहीं पर उच्च होने का भी जिक्र मिलता है कि राहु वृष राशि में उच्च के रहते हैं। तो बढ़िया बात है कि सकारात्मक प्रभाव स्थापित करेंगे, शुभ फल प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक चीजों पर बात कर लेते हैं हम कि जब पृथ्वी तत्व में परिवर्तन होगा, पृथ्वी राशि में परिवर्तन हो रहा है, स्थिर राशि में परिवर्तन हो रहा है और जल तत्व की राशि में परिवर्तन हो रहा है, तो भूकंप, जमीन का फटना और जलीय समीकरण में परिवर्तन होना, जिसमें सुनामी हो गया, ज्वार भाटों में तीव्रता आ गई, जल की वजह से क्षति हो गई और जमीन की वजह से, भूमि और जल इन जगहों से प्राकृतिक दुर्घटनाएं देखने को मिलेंगी अगले 18 महीने तक। बहुत ध्यान से समझना होगा कि पृथ्वी और जल तत्व इसमें यह तनाव का वातावरण उत्पन्न करेंगे। समुद्र के किनारे जो राष्ट्र हैं उनको सचेत रहने की जरूरत है। साथ ही पृथ्वी का जो जल तत्व के जल के करीब का हिस्सा है, वहां के भी जो निवासी हैं वो सतर्क रहें। भूकंप जो रोधी भूकंप की स्थिति जहां बार बार होती है, जहां भूकंप की तीव्रता ज्यादा है, वहां के लोग भी सतर्क रहें, क्योंकि भूकंप की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि भूमि तत्व, स्थिर राशि, पृथ्वी तत्व की राशि में राहु का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए पृथ्वी में उथल पुथल इस 18 महीने में ज्यादा होगी, यानी तीव्रता बढ़ रही है। अब हम भारतीय दृष्टिकोण से बात करेंगे। तो भारत की कुंडली, हिंदुस्तान की कुंडली है वृष लग्न कर्क राशि की। तो वृष लग्न में लग्न भाव में जा रहे हैं और वृष राशि में जा रहे हैं। भारत की मूल कुंडली में भी वृष राशि में ही राहु है और केतु वृश्चिक राशि में है और वहीं पर जा भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय दृष्टिकोण से यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है।
क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब मूल कुंडली में अगर इस तरह का योग रहता है और फिर पुनः वही योग बनता है तो उसका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन यहां राहु हर्ष स्थिति में है, प्रसन्न मुद्रा में है, तो क्या करेंगे? केतु व्यापारिक भाव में बैठे हैं, लग्न में राहु बैठे हैं, तो भारत के वर्चस्व में विश्व स्तरीय वृद्धि होगी। व्यापारिक लाभ, व्यापारिक साझेदारी में वृद्धि होगी, नए साझेदार मिलेंगे, नई आर्थिक व्यवस्थाओं का निर्माण होगा, नई आर्थिक सुदृढ़ता की तरफ राष्ट्र जाएगा, नई योजनाएं आएंगी जिससे आर्थिक समृद्धि राष्ट्र की हो, बड़े व्यापार की योजना बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। विरोधी दल असंतुष्ट रहेंगे इस बीच में, जो रूलिंग पार्टी होगी उसके तनाव का वातावरण उसमें उत्पन्न होगा। किनके कारण? विरोधी दलों के कारण मानसिक पीड़ा दिखेगी। जो सत्तारूढ़ दल का शीर्ष पदस्थ व्यक्ति होगा वह तनाव की स्थिति में होगा, तनाव महसूस करेगा विरोधी दलों के प्रभाव के कारण, विरोधी दलों के विरोध में, वर्चस्व में वृद्धि के कारण खूब विरोध होगा। लेकिन कुछ नई चीजें निकल करके राष्ट्रहित में जरूर आएंगे इस अवधि में। अब यहां बैठिए, राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो शिक्षा नीतियां बड़ी अच्छी नहीं जाएंगी। इस 18 महीने में राष्ट्र की शिक्षा नीति बहुत सकारात्मक नहीं दिखाई देगी, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती से संबंधित चीजें हों, चाहे कुछ नई दिशा देने की बात हो, कुछ न कुछ असंतुष्टि का वातावरण, तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रोजगार के सृजन में नव युवाओं के लिए बहुत अच्छा समय नहीं जाएगा, इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। बौद्धिक व्यक्तित्व की क्षति होती है, क्योंकि पंचम भाव बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तियों की है। तो जो बौद्धिक व्यक्तित्व के लोग हैं, लेखन क्षेत्र हो, राजनैतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, जो भी बौद्धिक स्तर पर कार्य करते हैं, बड़े स्तर पर कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय सटीक नहीं है, ठीक नहीं है, अवरोधक समय है। शिक्षा जगत तो जैसा कि हमने पहले बताया कि पूरा तनाव टूट जाएगा, अचानक आंतरिक अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। व्यय अधिक होगा इस अवधि में, सरकार व्यय अधिक करेगी जनता के लिए, आम जनमानस के लिए। कुछ कानून आएगा ऐसा जिसमें उनको लाभ तो मिलेगा, लेकिन राष्ट्र का जो कोष है वह खाली ज्यादा रहेगा, इसका ध्यान देना होगा। धार्मिक कार्यों में व्यय होगा और धार्मिक कार्यों पर की प्रगति होगी, धार्मिकता में वृद्धि होगी। नए कानून, नए बिल, नए नियम इस अवधि में आ सकते हैं, यानी अगले 18 महीने में कुछ नए बिल ऐसे आ सकते हैं जिसमें विरोधी दलों की तो ची निकल जाएगी, चिल्लाहट मचेगी, लेकिन वह राष्ट्र के हित के लिए बहुत ही सकारात्मक होगा, भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजनाएं होंगी, इसमें दो राय नहीं है। अब एक बात बताएं, जैसे ही 23 सितंबर को राहु का परिवर्तन होगा, केतु का परिवर्तन होगा, तो शनि के साथ नवपंचक योग बना लेगा, यानी राहु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। और 19 नवंबर के बाद जब मकर राशि में बृहस्पति का भी गोचरी परिवर्तन हो जाएगा, तो शनि और बृहस्पति पर राहु की दृष्टि हो जाएगी, जो देश काल के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए ठीक नहीं है। नए वायरस का जन्म, नई प्रकार की त्रासदी, नई प्रकार की समस्याएं, नए प्रकार का कोई न कोई तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा जब तक यह योग बना रहेगा। और यह योग कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ लगभग 18 महीने तक बना रहेगा। इसलिए यदि 19 नवंबर से पहले 24 सितंबर से लेकर के 19 नवंबर के बीच में कोरोना की सफल दवा नहीं आई, तो यह जान लीजिए कि विश्व के लिए समय अगला 8 महीना, 18 महीना वह ठीक नहीं है। इसको पहले की वीडियो में भी हमने चर्चा कर लिया है।
और यहां भी हम बता रहे हैं कि इस तरह का तनाव हो सकता है। अब बात करते हैं कि देश के आर्थिक समृद्धि में कैसे वृद्धि होगी, आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें कैसे वृद्धि होगी। तो रोजगार से, यानी रोजगार के साधनों का सृजन होगा, रोजगार के साधन इस अवधि में बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब पड़ोसी राष्ट्रों पर भी चर्चा जरूर किया जाना चाहिए कि क्या हो सकता है। तो पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा तनाव का वातावरण उत्पन्न किया जाएगा, लेकिन वह दक्षिणी दिशा भी हो सकती है, उत्तरी भी हो सकती है, और पाकिस्तान तो चिरपरिचित हमारा विरोधी देश ही है। इनके द्वारा जो गतिविधियां होंगी उनका समन बड़ी आसानी से हो जाएगा, उनका समन भारत बहुत ही आसानी से कर लेगा। वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे राष्ट्र की, क्योंकि राहु लग्न पर, भारत की कुंडली में लग्न पर संचरण करने जा रहे हैं और कर्क राशि से एकादश भाव में गोचरी संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए आर्थिक समृद्धि और बॉर्डर की सुरक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएगी राष्ट्र की। राष्ट्र के बल पौरुष में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत के वर्चस्व की वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। राजनैतिक वर्चस्व हो, आर्थिक वर्चस्व हो, या किसी भी प्रकार का मैटर हो, बात हो, सभी में भारत अपना वर्चस्व विश्व स्तर पर स्थापित करने में सफल होगा अगले 18 महीने में। परंतु जो शनि के साथ राहु का नवपंचक योग है, यह संपूर्ण विश्व के लिए ठीक नहीं है। प्राकृतिक दुर्घटनाएं, बड़ी दुर्घटनाएं, विषाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, कीटाणु जनित रोग, या अचानक कोई रोग, या आग से क्षति, या भूमि स्खलन की स्थिति, ज्वालामुखी फटने की स्थिति, सुनामी की स्थिति, यह सारी स्थितियां उत्पन्न होने की पूरा योग हैं अगले 18 महीने तक। कब तक? 23 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर 2020 से लेकर के 12 अप्रैल 2020 के बीच में। समय समय पर जब बृहस्पति और शनि का परिवर्तन अपनी अगली राशि और पिछली राशि में होगा, उन समयों को छोड़ करके शेष 18 महीने प्राकृतिक दुर्घटनाओं, आपदाओं के लिए, चाहे वह किसी भी रूप में हो, ठीक नहीं है। जब यह राहु शुक्र के साथ होगा तो हमारी जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, नवयुवतियां हैं, इनको सतर्क रहने की जरूरत है। मंगल का राहु से संबंध बनेगा तो आग से व्यापक क्षति का योग इस अवधि में बनेगा। बृहस्पति का संबंध बनी रहा लगभग 18 महीने तक, तो 18 महीने तो नहीं बनेगा, लगभग 12 महीने तक तो बनेगा ही। तब तक बहुत खराब स्थिति है। जाति विद्रोह, सांप्रदायिक तनाव का वातावरण विभिन्न राष्ट्रों में, ऐसा नहीं है भारत में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, अमेरिका में तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, आंतरिक अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। लोगों के मध्य तनाव का वातावरण जरूर बनेगा इस परिवर्तन के साथ ही। अब उपाय क्या करेंगे? तो जो राष्ट्र के अगुआ हैं, राष्ट्र के प्रमुख हैं, उनके द्वारा राष्ट्रहित में उपाय किया जाए, धार्मिक अनुष्ठान किया जाए तो सुधार की स्थिति बनेगी और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत के वर्चस्व में वृद्धि होगी, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक सभी क्षेत्रों में। लेकिन आंतरिक अशांति के प्रति हमें भी सावधान रहना होगा। इस प्रकार राहु के परिवर्तन का विश्वव्यापी और भारतीय दृष्टिकोण से क्या परिवर्तन होने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या कारकत्व है इनके, इसकी चर्चा हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। अब हम प्रत्येक लग्न के अनुसार कैसा परिवर्तन होगा, प्रत्येक लग्नों पर राहु केतु का यह प्रभाव कैसा स्थापित कर होगा, इसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। आप सभी उसको अपने लग्न के अनुसार समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राहु का यह परिवर्तन आप सभी के जीवन में
शुभता लाए, सुख संपन्नता लाए, आर्थिक समृद्धि लाए, इसी कामना के साथ पुनः मिलते हैं। आपके लग्नों के राशियों के अनुसार क्या होगा प्रभाव, इसको लेकर के। नमस्कार।